बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, अभी हम सीख चुके हैं कि फैच के ज़रिए हम एपीआई को कॉल कैसे करते हैं और वहां से रिस्पांस हमें मिलता है। और जब रिस्पांस हमें मिल चुका होता है तो उसको अपनी वेबसाइट पर हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो इससे पहले कि अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जब फैच के ज़रिए हम एपीआई को कॉल करते हैं और वहाँ से रिस्पांस हमें हासिल होता है तो उसको अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शन आपको पता है कि एपीआई को हम कॉल कैसे करते हैं। जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एपीआई को कॉल करते हैं तो फैच का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हम एक यूआरएल देते हैं। इसको हम देख चुके हैं और वहाँ से हमें रिस्पांस मिलता है और रिस्पांस हम इस्तेमाल कर चुके हैं और देख चुके हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि वो जो रिस्पांस है वो सिर्फ एक ख़ास मखसूस कोड में होता है, एक मखसूस फॉर्मेट में होता है। उसको हम ना तो समझ सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसको जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करने के काबिल बनाने के लिए हमें उसके साथ कुछ काम करना पड़ता है। और उसको काम कैसे करना है, क्या करना है, उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ये दो टर्म्स आपने जो हैं वो समझ लेनी है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नाम हो सकता है आपके लिए नया हो और सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही आसान है। तो पहली टर्म जिसको आपने याद रखना है, जो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, वो है जेसन। और दूसरी टर्म जिसको आपने याद रखना है वो है एजैक्स। ये अक्सर आपको इस्तेमाल करने में और सुनने में मिलेंगी। अब ये हैं क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जेसन क्या है। अब इसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये क्या होती है? इट इज़ अ डाटा फॉर्मेट, यानी डाटे का एक फॉर्मेट होता है। डाटा फॉर्मेट से क्या मुराद है? फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आप कोई दोस्त या अजीज़ रिश्तेदार बाहर है और वो आपको पैसे भेजता है, तो पैसे कैसे भेज सकता है? वो पाकिस्तानी करेंसी में भेज सकता है, वो पाउंड्स में भेज सकता है, वो यूरो में भेज सकता है, वो डॉलर्स में भेज सकता है। और अल्टीमेटली आप उसको विड्रॉ कराएंगे, बैंक से भी करवा सकते हैं, एटीएम से भी करवा सकते हैं, जायज़ कैश में भी आ सकता है। यानी मुख्तलिफ फॉर्मेट में आपको करेंसी आती है। इसी तरह डाटा जब आपको एपीआई से आता है तो वो किसी ख़ास फॉर्मेट में आता है। उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं? जेसन। जेसन से क्या मुराद है? यूज़ फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डाटा, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए। एपीआई से जब डाटा हम एक्सचेंज करते हैं तो ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। इट इज़ ईजी फॉर ह्यूमन्स टू रीड एंड राइट एंड ईजी फॉर मशीन्स टू फ्रेज एंड जनरेट। ये इसको समझना आसान है मशीन के लिए भी, यानी कंप्यूटर के लिए भी और इंसान के लिए भी। इससे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होती थी, जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता था, उसको एजैक्स कहते थे। ये पुराने दौर की बात है, लेकिन अब जो मॉडर्न दौर है उसमें जेसन ही इस्तेमाल होता है और हमने काम भी जो है वो जेसन में ही करना है। लेकिन एजैक्स जो है ये लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता है, इसको हम टर्मिनोलॉजी को समझना है हमने। और एजैक्स क्या था? असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ये क्या चीज़ है? अजैक्स इज़ अ टेक्निक दैट अलाउज वेब पेजेस टू अपडेट asynchronous by exchanging data with the server in the background, यानी बैकग्राउंड में डाटा एक्सचेंज करती थी सर्वर के साथ। दिस मीन्स पार्ट ऑफ अ वेब पेज कैन बी अपडेटेड विदाउट रीलोडिंग द इंटायर पेज। इसका मतलब ये था, इस तरीके से हम किसी भी अपडेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट को जो एक्सचेंज करता है डाटा सर्वर के साथ, बगैर उसको रीलोड किए या उसको हम दोबारा से रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो ये दोनों टेक्निक्स यूज़ होती थी। अब जो टेक्निक मॉडर्न दौर में यूज़ होती है वो है जेसन, और इसी को हमने इस्तेमाल करना है और इसी को समझना है। जो पहले इस्तेमाल होती थी वो अब इस्तेमाल हम नहीं करते, लेकिन लफ्ज़ अक्सर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एजैक्स है जी, लेकिन बेसिकली जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है वो जेसन है। अब आसान ज़बान में समझ लें कि जेसन एक ऐसा फॉर्मेट है जब हम एपीआई से कम्युनिकेट करते हैं, डाटा एक्सचेंज करते हैं, उसको देते हैं, ये जो लेते हैं, और वो जो हमें रिस्पांस मिलता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। उसको समझना वैसे तो कंप्यूटर के लिए भी आसान है और इंसान के लिए भी आसान है, लेकिन
फिर भी उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें उसको तब्दील करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट के अंदर। वो कैसे करेंगे आगे चल के देखते हैं। लेकिन इसी तरह एक लफ्ज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो नॉर्मली यूज़ नहीं होता, अगर आपको याद ना रहे तो मसला कोई नहीं है, लेकिन अक्सर व बेशतर अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूज़ में ये चीज़ पूछी जा सकती है, इसलिए मैं साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। जो अक्सर आपको एक लफ्ज़ मिलेगा वो है एजैच। एजैच क्या है? असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड जेसन। ये टेक्निक है, वो तमाम एपीआईज जो डाटा एक्सचेंज करती हैं आपके कंप्यूटर के साथ जेसन के फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए, तो उसको एजैच भी कह लेते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ अपडेटिंग पार्ट्स ऑफ वेब पेजेस विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। तो हमें पेज अपना रीलोड नहीं करना पड़ता, उसमें कोई तब्दीली करनी हो तो खुद ब खुद ये अपडेट होती है यूजिंग जेसन। और कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल होता है? जेसन। टू सेंड एंड रिसीव डाटा बिटवीन द ब्राउज़र एंड द सर्वर। जो ब्राउज़र और सर्वर डाटा आपस में एक्सचेंज करते हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर। इट इज़ फास्टर एंड ईजियर दैन द XML। जो पहले तरीका इस्तेमाल होता है उससे कहीं ज़्यादा ये फास्ट है। तो एजैच भी कह सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है वो होता है जेसन। तो लफ्ज़ आपको एक ही याद रखना है बेसिकली। ये मैंने आपको सारा इसलिए बताया कि आपको पता भी लग जाए, कोई आपसे पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन जो लफ्ज़ आपको याद रखना है वो जेसन का ही है, जिसको बार बार हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी मज़ीद मैं आपको बता दूं कि ये इस्तेमाल होना कैसे है। इसको आप समझ लीजिएगा। पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट को हम एक फैच के ज़रिए कॉल लगाते हैं एपीआई को, और वहाँ से हमें मिलता है रिस्पांस। याद रखिएगा, वो रिस्पांस जो हमें मिलता है, हमने पिछली वीडियो में देखा भी है कि उसमें वो एक बिल्कुल अरे की तरह का होता है, जिसको हम समझने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो वो रिस्पांस किस फॉर्मेट में होता है? वो होता है जेसन फॉर्मेट के अंदर, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अब उस पर काम करने के लिए, उसको वेबसाइट पर डिस्प्ले करने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है अपने जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर। यानी जेसन फॉर्मेट को जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट का मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं जेसन मेथड या जेसन फंक्शन। ये क्या करता है? द जेसन मेथड इज यूज्ड टू फ्रेज अ जेसन रिस्पॉन्स इनटू ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो फ्रेज, यानी जो आपको चीज़ आती है, अरे आती है या कोई टेक्स्ट आता है जो कि जेसन फॉर्मेट में होता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। इट आल्सो रिटर्न्स आ प्रॉमिस। क्योंकि ये टाइम लेता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फैच को इस्तेमाल करते हैं तो वो एपीआई से रब्ता करता है और टाइम लगता है, बिल्कुल इसी तरह जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जेसन को अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर तो फिर टाइम लगता है। तो लिहाजा ये भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है आपको। तरीकाकार क्या होता है कि रिस्पांस जो भी आता है उसके आगे आपने डॉट लगाना है और जेसन और आगे ब्रैकेट्स शुरू छोटी वाली और फिर बंद और सेमीकोलन। तो इस तरह आपका जो रिस्पांस है वो जेसन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जल्दी से चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर और देखते हैं कि जो हमने कॉल की थी एपीआई को और हमें रिस्पांस मिला था, उस रिस्पांस को जो कि जेसन फॉर्मेट में था उसको हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है जी, चलते हैं कोड एडिटर विंडो में, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ कोड एडिटर विंडो के अंदर हम पहले एक यूआरएल ले चुके हैं जो हमारे एपीआई का यूआरएल है, और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया था असिंक्रोनस फंक्शन, जिसका नाम हमने रख लिया है कैट पिक्स, और उसके अंदर हमने एक रिस्पांस को हासिल किया है फैच के ज़रिए, और उसमें हमने अवेट का इस्तेमाल भी किया है, और फिर उस रिस्पांस को और स्टेटस को प्रिंट करवाया था। एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं ताकि आपको देखने समझ आ जाए कि इसका रिजल्ट क्या है। ये देखें, थोड़ी देर बाद वो उसका स्टेटस दे देता है जो कि 200, और मैं आपको बता चुका हूँ 200 स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपका काम सक्सेसफुली हो गया है। अब अगर हम इसको स्टेटस की बजाय पूरा रिस्पांस प्रिंट कराएंगे तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर स्टेटस को एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं, और ये पूरा रिस्पांस जो है, रिस्पांस एक वेरिएबल है जो हमें वो डाटा देता है जो कि हमने फैच के ज़रिए अपनी एपीआई से लिया है। इसको दोबारा चेक करते हैं एक दफ़ा क्या प्रिंट करेगा। अब देखिए जी, यहाँ पर ये डाटा आ रहा है और इसके अंदर हमें रिस्पांस मिल रहा है, और ये काफ़ी सारा डाटा है, और ये किस में है? ये जेसन फॉर्मेट के अंदर है। और यही यूआरएल अगर हम कॉपी करते हैं कोड से और अपने इस ब्राउज़र के अंदर डालते हैं तो भी हमें डाटा मिलता है। वो भी डाटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ऊपर से हमने यहाँ से यूआरएल को सिलेक्ट करके एक दफ़ा कॉपी किया है, और उसके बाद हम जाएंगे ब्राउज़र में, और यहाँ न्यू विंडो लेके इसके अंदर अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखें ये जो डाटा है ये हम समझ नहीं सकते, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उसके अपने कोड्स में है, अपने तरीके से है, और ये जो तरीका है ये है जेसन फॉर्मेट।
अब इसको हमने तब्दील करके यूजेबल बनाना है। तो ये हमारा कहाँ मौजूद होगा, ये रिस्पांस के वेरिएबल में मौजूद होगा। तो यहाँ देखें रिस्पांस का जो है वो एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये डाटा सारा स्टोर है, जो किस फॉर्मेट में है, वो जेसन फॉर्मेट के अंदर है। अब इसका कुछ करते हैं जी और कुछ आगे काम। तो अब ये जो डाटा हमें मिल गया है, जो हमने स्टोर करवाया है रिस्पांस वेरिएबल के अंदर, इसको कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके लिए क्या करेंगे, यानी ये जो वेरिएबल है इसको लिखेंगे हम रिस्पांस डॉट जेसन और आगे ब्रैकेट्स लगा देंगे छोटी वाली और सेमीकोलन। अब इससे क्या होगा कि ये डाटा जो है कन्वर्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट के अंदर। लेकिन चूंकि ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और असिंक्रोनस फंक्शन है, इसलिए इसके शुरू में भी हम अवेट लगाएंगे इस तरह से जी। अब इसके शुरू में मैंने अवेट लिख दिया है। अब चाहें तो इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट और इसका नाम रख देते हैं डाटा इज़ इक्वल टू, अब हमने एक डाटा का वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर हमने रिस्पांस को जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टोर करवा लिया है। अब अगर हम यहाँ डाटे को यहाँ प्रिंट करवाएंगे तो कुछ मुख्तलिफ चीज़ आएगी, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना वो भी देखते हैं। सेव करते हैं एक दफ़ा। अब ये देखें, अब डाटा कुछ मुख्तलिफ फॉर्म में आ रहा है, थोड़ा सा टाइम भी लेता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिएगा, ये देखें थोड़ा सा टाइम के बाद आया और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये एक अरे आ रही है जिसकी लेंथ 10 शो कर रहा है और यहाँ लिखा भी जा रहा है अरे, और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और इसका एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, जिस तरह अरे होती है बिल्कुल उस तरह। तो अब देखें थोड़ी सी शक्ल उसकी चेंज हो गई है। अब उसका अगर एक हम एलिमेंट इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो कैसे कर सकेंगे। यहाँ अगर डाटा लिखा है तो डाटा के साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर, फ़र्ज़ करते हैं 0 लिखेंगे तो कंट्रोल एस करके देखते हैं। अब देखें अब उसका पूरे एलिमेंट 10 नहीं आए बल्कि एक एलिमेंट आया और उसके अंदर ये देखें एक URL भी है। अगर आपने ये URL प्रिंट करना हो तो आगे डॉट URL लिख भी सकते हैं। विड्थ प्रिंट करनी हो तो डॉट विड्थ लिख सकते हैं। हाइट प्रिंट करनी है तो डॉट हाइट लिख सकते हैं। कैसे जी, अगर फ़र्ज़ करें डाटा 0 लिखा है, अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ डॉट विड्थ तो इसका मतलब जो विड्थ वाला उसकी एरिया है वो सिर्फ प्रिंट होगा। देखते हैं, ये देखें डाटा में सिर्फ विड्थ वाला एलिमेंट जो है वो प्रिंट हुआ था। और अगर हम यहाँ लिखते थे, अभी इसके अंदर हमने देखा था कि URL भी है तो URL लिखते हैं और ये स्मॉल लेटर्स में है। वो जो मैंने पहले अवेलेबल रखा है वो URL हमारा कैपिटल लेटर्स में है। तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंस आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये जो URL इसका है ये इसका एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, जबकि जो ऊपर वाला URL है जो कैपिटल लेटर्स में है वो हमारा एक वेरिएबल है। अब इसके करने से क्या होता है देखते हैं। ये देखिए इसके करने के बाद हमें एक URL मिला है जो एक्चुअली एक पिक्चर का URL है और ये एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर को हम यहाँ पर यानी अपनी वेबसाइट पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमने डाटा लिया है और जेसन की मदद से हमने उसको कन्वर्ट किया है। अब वो जो पिक्चर है उसको हमने अपने वेब पेज पर कैसे दिखाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने HTML की डॉक्यूमेंट के अंदर और वहाँ पर एक इमेज का टैग जो है वो लगाएंगे ताकि हम वहाँ पर पिक्चर जो है इंसर्ट कर सकें। तो चलते हैं HTML की डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हम जाएंगे अपनी HTML की डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर, और यहाँ बॉडी के अंदर आप यहाँ लिख लें इमेज IMG लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ आपको देना होता है SRC यानी सोर्स, और ये सोर्स कौन सा URL होगा, ये URL वो होगा जो हमने API से लिया है। लेकिन यहाँ नहीं देंगे बल्कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है उसको URL देंगे, और इसको URL देने के लिए इसकी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो IMG को हम यहाँ पर लगा देते हैं एक ID इज़ इक्वल टू, और इसका कुछ भी लिख देते हैं नाम डबल कोट्स में। इसका नाम लिख देता हूँ मैं जी कैट, ये मैंने कैट लिख दिया। अब ये इसकी ID बन गई है IMG की, और चाहें तो आप इसको कुछ साइज़ भी दे सकते हैं ताकि आपको वहाँ नज़र आता रहे। और CSS की कोई प्रॉपर्टी सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं बल्कि एक दो प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। तो यहाँ CSS की भी फाइल मैंने खोली हुई है। यहाँ मैं लिख देता हूँ # कैट, # इसलिए कि हमने वहाँ पर उसकी ID रखी है, और इसके अंदर लिखते हैं मैक्स विड्थ। फ़र्ज़ करें मैं इसको लिख देता हूँ 50%, जो भी उसकी विड्थ होगी उसका 50% दिखाए। मैक्स हाइट, और उसका भी मैं 50% लिख देता हूँ। आप 100% भी कर सकते हैं, 80% भी कर सकते हैं। ये वैसे ही मैंने आपको लिखा है कि बॉर्डर लगा दें, कोई इसको डिव में ले जाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कितना खूबसूरत बनाना। बस मैंने आपको सिर्फ सिखाया है कि इस तरह आप प्रॉपर्टीज़ सेट कर सकते हैं। अब HTML के अंदर हमने IMG का एक टैग लगाया, उसकी ID है हमने रखी कैट। इसको हमने पहले सिलेक्ट करना है, असेस करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में हम जाते हैं और यहाँ सबसे पहले इसको देते हैं यहाँ पर लेट IMG, ये वेरिएबल है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और उसके बाद डबल कोट्स में हम यहाँ हैश साइन डाल के कैट लिख देते हैं क्योंकि कैट हमने उसकी ID रखी हुई है।
तो ये IMG हमारे पास वेरिएबल है जिसमें क्या सिलेक्ट हो के आ गया है, हमारा IMG वाला टैग। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने console.log जो है वो प्रिंट करवाया था ना यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं कमेंट, और यही जो डाटा इसके अंदर है 0 वाला, ये हम इसके अंदर सोर्स के तौर पे डाल देते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ नीचे लिखेंगे हम img.src इज इक्वल टू, और ये जो डाटा हमने ऊपर लिखा था इसी को मैं चाहें तो आप कॉपी करके यहाँ से Ctrl+C से और यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यानी हमने क्या किया है कि ये जो डाटा हमने प्रिंट किया था टेक्स्ट फॉर्म में, अब हमने उसको कहाँ डाल दिया है, इमेज के सोर्स के अंदर। अब क्या होगा चेक करते हैं। अब देखें जी, हमारी एक बिल्ली की एक तस्वीर आ रही है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ पर अपने कंसोल को, आपको नज़र आएगा। ये देखें, अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये थोड़ी सा टाइम लेगा। टाइम क्यों ले रहा है, API में डाटा इसने फैच करना है। हालांकि हमने कुछ नहीं यहाँ पर तस्वीरें वगैरह नहीं डाली, लेकिन ये तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं, API से आ रही हैं। मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि डाटा अपडेट हो रहा है। ये देखें जी, नई तस्वीर आ गई। हर दफ़ा आप इसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो आपको एक नई तस्वीर आएगी, और ये कहाँ से आ रही है, ये बिल्ली की तस्वीर आपको आ रही है, API जो आपने यहाँ से सिलेक्ट की थी। ये देखें, मैं बार बार आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा, अब तो मुझे रिफ़्रेश करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ एक बटन लगाना चाहूँ और मैं चाहूँ कि जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो फिर इसकी तस्वीर जो है वो चेंज हो जाए, तो ये कैसे होगा। इसके लिए दोबारा चलते हैं हम HTML की विंडो के अंदर। अब HTML में जाके हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बॉडी के नीचे एक बटन भी बना देते हैं और इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, नेक्स्ट पिक्चर लिख देते हैं, जो मर्जी लिख दें। अब इस बटन को भी हमने असेस करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी एक ID लगाते हैं। ID इज इक्वल टू, इसका नाम रख लेते हैं कैट बटन में रख देता हूँ, जो मर्जी आप नाम रख लें, जो आपका दिल चाहता है। कैट बटन मैंने इसका नाम रख लिया, सेव करते हैं। अब हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम असेस, लेट बटन इज इक्वल टू document.query selector, और ब्रैकेट में डबल कोट्स में हम हैश के साथ देंगे कैट बटन, जो हमने उसकी ID दी है, और आखिर पर सेमीकोलन। अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं कि हम चाहते हैं कि जब ये बटन पे क्लिक किया जाए तो तब ये चले, ना कि ये खुद ब खुद ही चल पड़े। तो इस जो कैट पिक्स है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको इवेंट लिसनर में डालेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे जी बटन, जो कि एक वेरिएबल है, .add इवेंट लिसनर। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें बताना है कि क्लिक पे ये काम करे। क्लिक लिखा, और उसके बाद आखिर पे कॉमा लगा के इस फंक्शन का नाम ब्रैकेट्स के बगैर कैट पिक्स इसका नाम है, नीचे से देख लें कैट पिक्स लिखा हुआ है, और नीचे से अब हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से यहाँ। और अब हम इसको देखते हैं कि क्या बटन के ज़रिए ये चीज़ रन होती है। सेव करते हैं और देखते हैं। आप देखें, हमारा एक बटन बन चुका है, यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पिक्चर। आप कुछ भी लिख सकते थे, मैंने क्लिक किया तो ये देखें पिक्चर आ गई, लेकिन बटन हमारा चला गया है नीचे। अब बटन पे दोबारा क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पिक्चर आएगी, थोड़ा सा वेट के बाद। ये देखें, हम करते हैं बटन को ऊपर रखते हैं, उसके नीचे एक खाली लाइन देते हैं ताकि बटन हमेशा ऊपर रहे। कोड एडिटर विंडो में चलते हैं एक दफ़ा, और यहाँ HTML के अंदर जाके हम सिर्फ ये कर रहे हैं, यहाँ पर बटन से आगे लिख रहे हैं BR, यानी ब्रेक रॉ। सेव करते हैं। अब देखते हैं, अब अगर हम यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करते हैं, ये देखें एक पिक्चर आ गई। टाइम इसलिए ले रहा है कि ये API से डाटा आता है, और इसका स्पीड पे इन्हिसार, कभी ये जल्दी आ सकता है और कभी लेट आ सकता है। तो ये देखें, मैं जो ही क्लिक करता हूँ थोड़ी देर बाद पिक्चर जो है वो तब्दील हो जाती है, और पिक्चर चूँकि मुख्तलिफ साइज़ की आ रही है तो मैंने इसको 50% इसलिए रखा था कि बड़ी भी होगी तो हमारा छोटे नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वैसे वैसे ही तब्दीली होती जाती है। और ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, API की मदद से आ रहा है। और ये देखें, इसमें अगर वीडियो की शक्ल में या गिफ की शक्ल में होगा तो वो भी आ जाएगा, यानी एनिमेशन होगी तो वो भी आएगी। ये देखें, लेकिन जो भी आना जो है वो API से है, ये आप खुद कुछ नहीं कर रहे। लेकिन कितनी अच्छी फंक्शनैलिटी आपने ऐड कर ली है अपनी वेबसाइट के अंदर यूजिंग API। तो उम्मीद है जेसन की भी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में हमें डाटा मिलता है API से, और उसको हम डाटा चेंज करते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं ताकि हम इस्तेमाल कर सकें जावास्क्रिप्ट के साथ और अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकें। अच्छा जी, एक दो चीज़ें और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो इम्तहानी नुक्ता नज़र से या इंटरव्यू के नुक्ता नज़र से अहम है, आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आप रह भी जाएगा तो इतना मसला नहीं, लेकिन हम साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स।
ये क्या होते हैं? HTTP आपको शायद पता ही होगा मेरा ख्याल में, क्योंकि बचपन से लोग पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासों से। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं। जब हम फैच के ज़रिए डाटा हासिल करते हैं तो उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं मेथड, उसको हम कहते हैं गेट मेथड। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम उसमें नहीं लिखते, जब आप उसका एक सिंटैक्स देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि फैच के अंदर URL के साथ एक ऑप्शनल चीज़ थी मेथड। जब हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो गेट मेथड होता है, गेट मेथड से मुराद होता है कि हम डाटा API से फैच कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं। पोस्ट मेथड होता है, ठीक है, उसके अलावा पुट मेथड है, डिलीट है, और भी बेशुमार है। ये करते क्या हैं, मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो मेथड इस्तेमाल होता है वो आपका गेट मेथड ही इस्तेमाल होता है, इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स आर यूज टू डिफाइन द एक्शंस अ क्लाइंट वांट टू परफॉर्म ऑन सर्वर। यानी ये डिफाइन करते हैं कि एक क्लाइंट जो है वो सर्वर पर किस किस्म का काम करना चाहता है। दी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन, ये बताते हैं कि किस किस्म का ऑपरेशन होगा, किस किस्म का काम होगा। रिट्रीविंग यानी डाटा ले सकते हैं, क्रिएटिंग कुछ चीज़ बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हेयर आर मोस्ट कॉमन वंस, जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं वो क्या है? गेट, रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ सर्वर, रिट्रीव होता है हासिल करना, लेना। सेंड, और पोस्ट क्या करता है? सेंड डाटा टू द सर्वर टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स। कोई नई चीज़ जो है आप लिखवाना चाहते हैं, भेजना चाहते हो, तो सेंड करने के लिए पोस्ट इस्तेमाल होता है। पुट क्या करता है? अपडेट करता है। डिलीट क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है। अगर आप इसको तफसील से पढ़ना चाहें, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन आपको पता इसका ज़रूर होना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में आप तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो हम ये टॉपिक जो है MDN रेफरेंस से भी सर्च कर सकते हैं, यानी HTTP रिक्वेस्ट मेथड कौन से होते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। गूगल पे चलते हैं। गूगल पर जाके आपने यहाँ सर्च बार में लिखना है MDN रेफरेंस, उसके बाद JS भी लिखते हैं या बाद में भी ले सकते हैं। बार उसको आप खोलेंगे तो ये MDN रेफरेंस की विंडो आपके सामने होगी। अगर आपके पास किसी और चीज़ में खोले तो HTML का रेफरेंस भी ले सकते हैं, CSS का भी, जावास्क्रिप्ट का भी। तो आपने जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। ऊपर आप देखें राइट साइड पे यहाँ सर्च की विंडो है, यहाँ आप लिख सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स, ये आ गया। आप इस पर क्लिक करें तो जितने भी रिक्वेस्ट मेथड हैं ये करते क्या हैं इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि गेट क्या करता है, हेड क्या करता है, पोस्ट क्या करता है, पुट, डिलीट, कनेक्ट, ऑप्शंस, ये देखिए बेशुमार है और इनके बारे में आप सारा कुछ यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो MDN रेफरेंस आप पढ़ा करें, बहुत जो भी चीज़ आपको समझना है यहाँ से आपको उसकी हेल्प मिल सकती है। ये इसका पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे जाएंगे। इसी तरह जी आखिरी एक और टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो क्या है? HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपका डाटा JSON फॉर्मेट में आता है API से तो उसके साथ एक स्टेटस कोड भी आता है, और अगर वो स्टेटस कोड 200 होगा इसका मतलब यह है कि आपने सक्सेसफुली डाटा जो है वो हासिल कर लिया है। तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कोड्स होते हैं जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस देते हैं। जब कोई आप प्रैक्टिकली कम्प्लेक्स काम करेंगे तो अगर आपका काम प्रॉपर नहीं हो रहा होगा तो आपको वहाँ से स्टेटस कोड मिलेगा, जिससे आप ये पहचान सकेंगे कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा। उसके लिए क्या है जी? HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स इंडिकेट, ये क्या ज़ाहिर करते हैं? द रिजल्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट मेड टू द सर्वर, यानी जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी सर्वर के ज़रिए, सर्वर के पास फैच के ज़रिए, उसका स्टेटस क्या है, उसका रिस्पॉन्स, उसका बना क्या, भाई रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ या कोई एरर आया। दे आर ग्रुप्ड इनटू 5 कैटेगरीज। ये कोड 5 कैटेगरीज के होते हैं। अगर उसका कोड आपका 1 से शुरू हो तो इसका मतलब ये कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। अगर उसका कोड 2 से शुरू हो, जैसे हमने 200 कहा था, तो इसका मतलब ये सक्सेसफुल है। अगर 3 से शुरू हो तो इसका मतलब ये रीडायरेक्ट हो रहा है, कोई मसला हो रहा है। और इसी तरह 4 से अगर शुरू होता है, ये नॉर्मली क्लाइंट का एरर होता है, एरर कॉज बाय अ क्लाइंट की तरफ से कोई एरर होता है, जैसे पेज नहीं मिला उसको 404 तो वो एरर आ सकता है आपके पास। इसी तरह अगर सर्वर पर कोई एरर आ जाए तो फिर 500 से शुरू होता है। इसके बारे में भी आप MDN रेफरेंस पर देख सकते हैं। हम HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स को भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखें ऊपर HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, ये देखें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि ये क्या है। इन्फॉर्मेशन के लिए 100 से लेके 199 तक इस्तेमाल होते हैं। सक्सेसफुल रिस्पांस के लिए 200 से 299 होते हैं। रीडायरेक्शन के लिए ये होते हैं। और इसके मज़ीद आप पढ़ना चाहें, जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो आपको इसकी मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। 200 से मुराद है यहाँ पर देखें ओके, और 201 से मुराद है क्रिएटेड,
202 से मुराद है एक्सेप्टेड। तो इस किस्म के आप कोड के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है HTTP के रिस्पॉन्स स्टेटस कोड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जब आप कॉम्प्लेक्स काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, तो वहाँ पर जो स्टेटस का कोड आता है जो हमने पहले देखा था, उसको पढ़ने के लिए ये मैंने आपको बताया है। तो इसको अभी फौरी तौर पे आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे एडवांस लेवल पर, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप MDN रेफरेंस को पढ़ा करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछिए, हम रिप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।